जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं MN TV। इस देश में नीतियां तो बहुत तेरी बनती हैं, लेकिन जिस आम जनता के भले के नाम पर यह नीतियां बनती हैं, ना तो उन नीतियों को बनाने में और ना उनका विश्लेषण करने में उनकी भूमिका होती है। आम तौर पर किसी भी नीति की अच्छाई और बुराई को समझने का जिम्मा भी मीडिया तथा कथित बुद्धिजीवियों और विश्लेषकों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। यही हाल नई शिक्षा नीति के साथ हो रहा है। विश्लेषक कुछ भी कहें, मगर आम आदमी को यह शिक्षा नीति पल्ले नहीं पड़ रही। वो भौचक्का है, क्योंकि वो अपने आसपास लगातार बंद होते सरकारी स्कूलों और कुकुरमुत्तों की तरह उगते इंग्लिश माध्यम के निजी स्कूलों को देख रहा है, जिनके पास न तो ढंग की बिल्डिंग है, न शिक्षा और न ढंग के शिक्षक। वो तो इस चिंता में डूबा है कि उसे उसका रोजगार कब वापस मिलेगा, कब उसका बच्चा वापस स्कूल जा पाएगा भी या नहीं। अगर उसे रोजगार नहीं मिला तो वो उसकी स्कूल की फीस कैसे भरेगा। लेकिन इन सवालों के जवाब देने की बजाय मोदी सरकार ने एक ऐसी शिक्षा नीति पकड़ा दी है जिसमें पढ़ाई के तरीके, उसके माध्यम, सिलेबस, यहाँ तक कि उसका पूरा ढांचा ही बदल दिया गया है। आर्थिक दबाव से टूटता उसका परिवार और पटरी से उतरी सरकारी और निजी शिक्षा व्यवस्था अचानक हुए इस बदलाव को कैसे ले पाएगी, यह उसकी समझ से परे है। राज्य सरकारें जिन्हें इस नीति को लागू करना है के पास नियमित खर्चों के लिए बजट नहीं है। निजी स्कूलों को फीस न मिलने से उन्होंने अपने शिक्षकों की तनख्वाह देना बंद कर दिया है और उनके आर्थिक हालात आने वाले 2 साल के पहले सामान्य होते नहीं दिखते। अगर मोदी जी सरकारी रिपोर्ट्स में दबे आंकड़ों को देखते तो उन्हें समझ में आता कि आज देश में शिक्षा के क्या हालात हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं रिपोर्ट भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग के मुख्य संकेतक जो नवंबर 2019 में जारी हुई के आंकड़ों को देखें तो हमें शिक्षा में ग्रामीण शहरी क्षेत्र और महिला पुरुष और क्षेत्रीय विषमताओं का एहसास होगा। गांव जहां देश की 70% जनसंख्या रहती है, वहां 15 साल से ऊपर की 41.2% महिलाएं निरक्षर हैं, तो 20.4% प्राथमिक स्तर की पढ़ाई कर पाती हैं। वहीं ग्रामीण पुरुषों में 22.2% निरक्षर हैं, तो 21.2% प्राथमिक स्तर तक पढ़े लिखे हैं। सब जानते हैं, गांव के स्कूल में प्राइमरी होना मतलब नाम मात्र का साक्षर होना। इसका मतलब लगभग 60% ग्रामीण महिलाओं और 42% ग्रामीण पुरुषों को आज भी पढ़ना लिखना नहीं आता। इस देश में 90% बच्चे कॉलेज के स्तर तक आते आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 साल के ऊपर की उम्र के सिर्फ 10.6% लोग ही स्नातक या उससे ऊपर तक पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण व्यक्तियों में यह प्रतिशत 5.7% है, तो शहरी व्यक्तियों में 21.7% है। वहीं ग्रामीण महिलाओं में यह 3.7% है, तो पुरुषों में 7.4% है। अगर इन आंकड़ों को क्षेत्रीय और सामाजिक आधार पर देखें तो यह विषमता और गहरी होती दिखेगी। रिपोर्ट के अनुसार 3 से 35 वर्ष के पुरुषों में पढ़ाई छोड़ने का प्रमुख कारण आर्थिक है। 36.9% पुरुष किसी न किसी रोजगार में लगे होने के कारण, तो 24.3% आर्थिक तंगी के चलते, यानी कुल लगभग 61% पुरुष आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं। जबकि इसी सर्वेक्षण की 2014 की रिपोर्ट में यह आंकड़े क्रमशः 31% और 23.6% है। यानी आर्थिक कारणों से स्कूल कॉलेज न जा पाने वालों का प्रतिशत जो 2014 में 15% था, वही 2018 में बढ़कर 61% हो गया। वहीं आर्थिक कारणों के अलावा लड़कियां घरेलू काम में और शादी के चलते पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन इस शिक्षा नीति में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि माँ बाप आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बने, वे अपने बच्चों को बिना किसी रुकावट के स्कूल भेज सकें। बल्कि इस नीति में ड्रॉप आउट से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, काउंसलर और प्रशिक्षित कार्यकर्ता रखने और प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए NGO के माध्यम से स्कूल खोलने की बात है। इस नीति में पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा,
देने की बात जरूर है। यह अच्छा सुझाव है, मगर यह मात्र सुझाव भर रह जाएगा। कारण आज हालात यह है कि हर राज्य में वहां की प्रादेशिक भाषा के सरकारी स्कूल बड़ी संख्या में बंद हो रहे हैं। चाहे हिंदी भाषा प्रदेश हो या कोई अन्य भाषा बोलने वाला प्रदेश, सब जगह अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले निजी स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं। किसी भी सरकार को अपने इलाके की मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा का सही अंदाज नहीं है। उसकी पढ़ाई के लिए सामग्री और मानव संसाधन तैयार करना तो दूर की बात है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और खांडवा चारों जगह आदिवासी भाषा कोरकू को ही अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर सरकार वाकई इस बात के लिए गंभीर होती तो उसके लिए बाकायदा राज्यों से चर्चा करती और पहले इस बात का आकलन करती। इसमें सबसे चर्चित उदाहरण प्रशांत महासागर में बसे एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी का है। इसे 1975 में अंग्रेजों से संपूर्ण आजादी मिली। इसकी जनसंख्या मात्र 52 लाख है, लेकिन भाषा और संस्कृति की विविधता में यह हमसे कई गुना आगे है। वहां दुनिया की 6000 भाषाओं का 1/6वां हिस्सा बोला जाता है। इस देश ने तमाम आर्थिक संकटों के बावजूद 1990 के दशक में अपनी औपनिवेशिक काल की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किया। नर्सरी से दूसरी तक 5 साल की बुनियादी प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषाओं में देना। यहाँ लगभग 400 स्थानीय भाषाओं में यह प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति और परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी आरएसएस की इसके बारे में क्या सोच है। वे वैसे ही लंबे समय से शिक्षा के भगवाकरण में लगे हैं। अब पूरा पाठ्यक्रम बदलने के नाम पर यह आसानी से हो जाएगा। इसमें लोक विधा और हर बच्चों को एक पेशा सिखाने की बात कही गई है। जिस देश की 2/3 जनता मेहनत कश है और किसी न किसी हुनर जानने वाले वर्ग से आती है और बेरोजगारी से जूझ रही है, जिसके बच्चे अपने हुनरमंद पिता की माली हालात को देखकर उनका पेशा अपनाने से कतराते हों, वहां बच्चों को अपने घर की बजाय स्कूल में इस तरह का पेशा सिखाने की बात बेमानी है। हमारे देश में कमी हुनर की नहीं है, उसके सम्मान की है। असल में सरकार नई शिक्षा नीति में कुछ बड़ी बड़ी बातें कर शिक्षा के निजीकरण के रास्ते में जो रोड़े बचे थे उन्हें हटाना चाहती है और बाजार की मांग के अनुसार शिक्षा नीति को ढालना चाहती है। आत्मनिर्भर बनाने की बात करते करते सरकार देश के दरवाजे अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े निजी विश्वविद्यालयों के लिए खोलना चाहती है। इसलिए उन्हें न सिर्फ देश में अपने संस्थान खोलने की इजाजत दे दी गई, बल्कि उनके अनुरूप बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, सरकार पिछले 2 साल से यूजीसी के अस्तित्व को खत्म करने में लगी है। इसके लिए सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018 को मंजूरी दे दी थी। इसमें विश्वविद्यालयों को ग्रांट देने के अधिकार छीन लेने की बात थी, लेकिन यह संसद में पेश नहीं किया गया। अब इस शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल को स्थापित करने की बात है। कुल मिलाकर इन संस्थाओं के जरिए स्वायत्तता देने के नाम पर आने वाले समय में उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वित्तीय व्यवस्था खुद करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वाकई गंभीर है तो उसे देश की संसद में इस पर लंबी बहस चलानी चाहिए। अगर सरकार किसी भी नीति में कोई बड़ा परिवर्तन करती है तो सवाल उसके सही या गलत होने का नहीं होता। असली सवाल है उस पर चर्चा कर हर तरह के विचारों, सवालों, सुझावों और आलोचनाओं पर खुले में चर्चा कर उसे जनता के सामने लाने का होता है। यह काम देश की संसद और राज्यों की विधानसभा में हो सकता था। देश की विधायिका को उसके अधिकार और कर्तव्यों से वंचित रख शिक्षा नीति को बदलना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।